So greetings to all of you. Welcome to Swayam IAS, and this is the PSIR answer writing class through previous year questions. Now this is a unique feature of our mentorship program. अब आपने चाहे कहीं से भी तैयारी करी है, no matter which stage of preparation you are, you require to write good answers. और मेंटरशिप प्रोग्राम में जो हमारा स्पेशल फीचर है वो यही है कि वी विल टीच यू हाउ टू राइट द आंसर्स विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यू विल बी गेटिंग इंडिविजुअल मेंटरशिप एंड इसके साथ साथ द नेक्स्ट डे द इवेल्युएटेड कॉपी विल बी अवेलेबल फॉर यू. सो जैसा आप सब लोग जानते हैं, मेन्स इज ओनली अबाउट टू थिंग्स. वन इज दैट योर सिलेबस शुड बी कंप्लीट. सेकेंड इज आंसर राइटिंग. So if you are getting so prompt service in answer writing कि next day आपको evaluation मिल रहा है, plus there is guidance for answer writing as well, it will be a great benefit for you. And about me, my name is Ishan Arora. Some of you must have studied from me earlier at Forum IAS, where I was taking the answer writing special focus group classes and also GS2. I have also taken optional with Dr. Chaube at Next IAS. And also I have appeared in the UPSC interview with one of the highest scores all over the country in Pol Science. Okay. So now I will tell you the significance of your marks in the optional, how it is going to help you. और आपको ये पता है इस बार भी PSIR टॉप जो हुआ है, बेसिकली UPSC टॉप जो हुआ है, दैट इज PSIR ऑप्शनल. मार्क्स मैट्रिक्स बेसिकली द अवार्ड्स यू कैन गेट इन डिफरेंट सब्जेक्ट. ऐसे में टॉप मोस्ट स्कोर इस बारी 147 इस रेंज में गया है. देन GS 1, 2, 3 and 4 हैव बीन अराउंड 100 to 110. दिस इज द टॉप मोस्ट स्कोर्स, नॉट द एवरेज. ठीक है. GS 2 इज ऑल्सो सिमिलर. GS 3 वॉज 97 आई बिलीव. इट इज़ द हाइएस्ट स्कोर दिस ईयर. एंड GS 4 वॉज अराउंड 1110 to 115 हाइएस्ट. तो आप अगर इन सब का टोटल निकालते हैं और आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो यू आर गेटिंग अराउंड 400 इन द GS पेपर. ठीक है. एवरी पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स, विच मीन्स इट इज 400 आउट ऑफ 1000. तो ये अगर आप परसेंटेज निकालते हैं, दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 40%. ठीक है. 1000 मार्क्स अवेलेबल हैं GS में, जिसमें से UPSC आपको 40% दे रहा है. ऐसे में भी दिस इज़ द हाईएस्ट, मतलब जो टॉपर्स हैं उनमें से टॉप 100 की बात कर रहा हूँ. तो आप अगर एवरेज भी आते हैं तो 130 अराउंड ऐसा होगा, 125, 130, विच इज़ इक्वल टू 50%. पर जहाँ पर हम PSIR या ऑप्शनल की बात करते हैं, जैसे इस बारी रैंक 1 भी PSIR से है, तो हम देखते हैं कि 300 तो स्कोर आ जाता है, या गुड स्टूडेंट्स विल एम फॉर दिस स्कोर. और ये स्कोर आपका कितना बनता है? 60%, है ना. तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं GS 1, 2, 3 और 4 में, जहाँ पे मार्क्स का बेसिकली देयर इज़ अ ड्राउट, सूखा पड़ा हुआ है, मार्क्स ही नहीं मिल रहे हैं, आप एफर्ट लगाते जो 1000 मार्क्स में से सिर्फ 40% आपको मिल रहा है. ऐसे में आप बहुत जनरल ही रहता है, ऐसे फिलोसफिकल होता जा रहा है, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाउ विल यू प्रिपेयर स्पेसिफिकली फॉर द एसे? योर ओवरऑल प्रिपरेशन इन दीज 4 पेपर्स एंड द ऑप्शनल हेल्प्स यू इन द एसे. नाउ ऑप्शनल इज अ सिंगल सब्जेक्ट जिसका मार्किंग भी 500 है, एंड दे आर विलिंग टू गिव यू अराउंड 60% मार्क्स इन इट. तो अगर आप ऑप्शनल में अच्छा करते हैं, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अबव द एज. सो बाकी सबके साथ आपको एक कटिंग एज अवेलेबल रहेगा एंड इट विल हेल्प यू. सो इस सीरीज़ में हमने आंसर राइटिंग को अप्रोच करना है. आपको जो ज्वाइन करते हैं इस प्रोग्राम को, उनको टेस्ट सीरीज, मेंटरिंग, इवैल्यूएशंस सब मिलेगा, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एस्पिरेंट्स एट लार्ज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. सो बिफोर वी बिगिन आई विल टेल यू दी अप्रोच टू आंसर राइटिंग. फर्स्ट थिंग इज आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए क्वेश्चन का, कि उसकी डिमांड क्या है.
डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़िएगा, क्योंकि वन प्रॉब्लम विच आई मोस्ट ऑफन सी इन स्टूडेंट्स इज कि वो एक पार्ट को तो आंसर कर देगा और दूसरा पार्ट उनका मिसिंग हो जाता है कि टाइम नहीं था, हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, सो यू रीड द क्वेश्चन इम्प्रॉपरली, यू मिस आउट ऑन पार्ट्स। सेकेंडली दूसरा प्रॉब्लम होता है कि आप उसको ठीक से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आप उसके सारे पार्ट्स का जवाब दे रहे हैं, बिलीव मी हाफ द बैटल इज वन, रेस्ट इज योर सिलेबस कंप्लीशन। क्वेश्चन समझना, उसको ठीक से आंसर करना आपका एक स्किल है जो पेपर के बीच में आपको हेल्प करेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना और इंट्रोडक्शन में ही उस डिमांड को बता देना। सो नाउ विल गो इनटू द 3 पार्ट्स ऑफ द आंसर। इंट्रोडक्शन जो होता है, इट विल शो टू द एग्जामिनर या इवैल्यूएटर, जो भी आपकी कॉपी देख रहा है या आप किसी को जवाब दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन ये बता देगा कि आपको ये डिमांड समझ में आई है कि नहीं। अगर कोई मेरे से पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो मैं सिंपली बता देता हूँ ईशान अरोड़ा, इसका मतलब ये है कि मेरे को बात समझ आ गई है। अगर मेरे से सेम चीज़ कोई पूछ रहा है आपका नाम क्या है और मैं कोई और बात करना शुरू हो जाता हूँ, लास्ट में अपना नाम बताता हूँ, आप मेरे से बात ही करना छोड़ देंगे थोड़ी देर में। यू विल स्टार्ट टू थिंक दैट दिस पर्सन इज नॉट रैशनल टू टॉक टू, या फिर इनको बात नहीं समझ में आती है। सो सिमिलरली बिकॉज दे कैन नॉट टेक इंटरव्यू ऑफ एवरी एस्पिरेंट, दे विल फिल्टर यू आउट थ्रू दिस प्रोसेस। तो यू हैव टू फाइंड द डिमांड और उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। जो पूछा गया है वो चीज़ तो आंसर होनी ही चाहिए। अगर मैं ये बोलता हूँ मेरा नाम ईशान अरोड़ा है एंड फॉर एग्जाम्पल आई लव टू रीड, आई लव टू सिंग, वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पर अगर मैं बात ऐसे शुरू करता हूँ मुझे गाना, खाना, पीना, नाचना सब बहुत अच्छा लगता है और मेरा नाम ईशान अरोड़ा है, तो लोग बोलेंगे ये बातूनी है या ये फालतू बात करता है। वर्बल डायरिया इज द टर्म विच इंटरव्यू इज यूज फॉर यू इफ यू स्पीक अननेसेसरली। तो इंट्रोडक्शन में इट शुड शो 2 थिंग्स। पहला, यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। दूसरी चीज जो हम देखना चाहेंगे आपके इंट्रोडक्शन में कि आंसर में आगे क्या आने वाला है। दिस विल बी वैलिड फॉर बोथ जीएस एंड ऑप्शनल। व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, या प्रीव्यू ऑफ द बॉडी। प्रीव्यू ऑफ द बॉडी मीन्स कि जो मेरा मेन आंसर होगा उसके पीछे का एक इंट्रोडक्शन कि आगे आने वाला आंसर इस लाइंस पे चलेगा। योर बॉडी विल इंक्लूड द टेक्स्ट, जो आपने सिलेबस में पढ़ा है वो सारा बॉडी में कवर्ड किया जाएगा। और कंक्लूजन जो होता है, इट विल बी अ समरी ऑफ व्हाट यू हैव रिटन अबव। इट शुड हैव नो न्यू थिंग्स। आपको जितना बताना है आंसर के बारे में, इट विल बी इन द बॉडी। आप ऐसे नहीं करेंगे कि इंट्रोडक्शन में आपने लिख दिया कि मेरे को कीवर्ड समझ में आ गया, यहाँ पे है, ओ अच्छा मैं एक पॉइंट भूल गया था वो इधर लिख दिया क्योंकि आंसर अब खत्म ही हो रहा है। ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू अवॉइड न्यू और अब्रप्ट कंक्लूजन्स। एक्सट्रीमली दिस शुड बी अवॉइडेड, एट नो कॉस्ट दिस इज टॉलरेटेड। ठीक है, आप पहले सोचिए आंसर लिखने से। आंसर लिखते हुए नहीं सोचना है कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ, अच्छा ये मैं भूल गया या भूल गई। तो रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, आइडेंटिफाई द कीवर्ड, आइडेंटिफाई द डिमांड, टेल द एग्जामिनर यू हैव अंडरस्टूड द डिमांड, मैं ये लिखने वाला हूँ वाली हूँ, देन राइट द मेन बॉडी एंड कंक्लूड योर आंसर अकॉर्डिंगली। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसा कि मैंने कहा था हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग। ये है 1993 से, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर देन नॉलेज। अब जैसे मेरे को ये दिखाना है कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और आगे क्या आने वाला है। तो दीज आर द 2 डिमांड्स। सबसे पहले मैं ये बताने के लिए कि दैट आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट pertains to Plato's theory of philosopher king.
ठीक है। फिलोसोफर किंग वॉज द कल्मिनेशन ऑफ प्लेटोज वर्क। जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग है ये प्लेटो के काम का सबसे शीर्ष था। पेनल्टीमेट रिजल्ट विच प्लेटो कुड गेट वॉज फिलोसोफर किंग। अब ये फुल स्टॉप, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 वर्ड्स आर देयर। अनदर प्रॉब्लम विच यू फेस इज कि वर्ड लिमिट नहीं हो रहा, ठीक है, 6 वर्ड्स है। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय सॉक्रेट्स थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब ना ही मैंने ये साबित कर दिया कि मुझे चीज़ समझ आ गई है, आई हैव ऑल्सो टोल्ड देम कि इसका इंस्पिरेशन क्या था, सिंपली इन 14 वर्ड्स। बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ 10% बात कवर करी है और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम दे चुके हैं। कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो मेरे को समझ नहीं आ रही, ठीक है। पर्टेन्स का मीनिंग हमें पता है, प्लेटो का मीनिंग हमें पता है, थ्योरी पता है, फिलोसोफर किंग जिसको पॉल साइंस आता है पता होना चाहिए, नहीं पता तो बहुत प्रॉब्लम है। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय सॉक्रेट्स थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये आपको मेन आपने दे दिया। जब हमने ये बता दिया, हमें ये बताना है कि इस आइडिया का नीड क्यों लगा प्लेटो को। सो हर लाइन में हम एक एक एक्स्ट्रा डिमांड केटर करते जा रहे हैं। ही गेव द थ्योरी to end the rule of ignorance and रूल ऑफ इग्नोरेंस खत्म होगा तो जिन्होंने प्लेटो को पढ़ा है उनको पता है क्या आएगा, आइडियल स्टेट, एंड एस्टैब्लिश द आइडियल स्टेट। तो अगर हम इन वर्ड्स को काउंट भी कर लेते हैं, 10 मार्कर का जो क्वेश्चन होता है, इंट्रोडक्शन शुड बी 25 to 30 वर्ड्स, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 150 वर्ड्स में अगर आप 50 वर्ड्स इंट्रोडक्शन ही लिख दिया आपने तो आप आंसर कैसे कंप्लीट करेंगे टाइम पे। तो इसमें आई थिंक 20-25 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब हम आएंगे बॉडी पे। हमने इससे पहले क्या है, किससे इंस्पायर हुआ और इसकी नीड क्या थी, ये 3 बातें 3 सेंटेंसेस में रफली 25 वर्ड्स में कवर कर दिया है। अब व्हाट इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ दिस थ्योरी, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग क्या है, अब एक्चुअल कंटेंट आएगा। ही गेव द आइडिया ऑफ अ फिलोसोफर किंग, ठीक है, एंड सजेस्टेड, तो यहां पे आ जाएगा प्लेटो सजेस्टेड द एब्सोल्यूट रूल ऑफ अ फिलोसोफर किंग। ठीक है, आपको उसने फिलोसोफर किंग का एब्सोल्यूट रूल सजेस्ट करा है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर दैन नॉलेज, तो माइटियर और कोई लॉ और ऑर्डिनेंस उससे बड़ा नहीं है। सो पहला ही स्टेटमेंट यह है, प्लेटो सजेस्टेड एब्सोल्यूट रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सैक्रिफाइस। क्यों उसने बोला कि इसके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, ठीक है। ही सजेस्टेड दैट देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस। नो रिस्ट्रिक्शंस में उसने क्या क्या बोला था, लॉ और पब्लिक ओपिनियन। एज the philosopher king has the knowledge which is ultimate। अब किसी के पास अगर ultimate knowledge है तो लॉ उसको कैसे रोक सकता है। यहाँ पे आप एक कोट डाल सकते हैं आंसर में, इनका एक कोट है, इट इज फूलिश टू रिस्ट्रिक्ट एन एक्सपर्ट डॉक्टर with a book of medicine।
ठीक है, उन्होंने ये कोर्ट से जस्टिफाई कर दिया था अपने ही टेक्स्ट में, दिस इज फ्रॉम हिज ओरिजिनल टेक्स्ट। तो ये चीज़ उनका कहना है कि ही शुड हैव एब्सोल्यूट पावर, उसके पास एब्सोल्यूट नॉलेज है, ही इज अ सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस, तो उनको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज द इलैबोरेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब जब हमने इसका इलैबोरेशन कर दिया है तो हमें बताना होगा उसने रीजंस क्या दिए, हाउ डिड ही जस्टिफाई दिस कि एब्सोल्यूट पावर क्यों मिलनी चाहिए। तो वो एक कंपैरिजन करते हैं। जस्टिफिकेशन ये है, he has compared law with the knowledge of philosopher king। philosopher king के पास जो नॉलेज है वो अल्टीमेट है, ठीक है। यहाँ पे जस्टिफिकेशन यू विल कंपेयर लॉ वर्सेस philosopher king, ठीक है। लॉ एक एवरेज विजडम होता है, ऐसा प्लेटो का मानना है, जबकि philosopher king जो है ही इज अल्टीमेट, ठीक है। लॉ जो है वो एक एवरेज विजडम है। फिलोसफर किंग को हर चीज़ की नॉलेज है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, बिकॉज उसने पूरी अपनी ज़िंदगी 50 ईयर्स तक उसने केवल पढ़ाई करी है, एंड नाउ ही इज टेकिंग अप पावर फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। दिस इज द बैकग्राउंड टू दिस कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एवरेज विजडम है, ये अल्टीमेट नॉलेज है। देन लॉ इज रिजिड, और इसकी अगेन ही हैज अल्टीमेट नॉलेज, और लॉ इज साइलेंट ऑन ओकेजन्स, वेयर एज फिलोसफर किंग इज अगेन अल्टीमेट। तो इसका बेसिकली हर चीज़ का जवाब ये था कि अल्टीमेट है वो, तो आपका आंसर भी ऐसे ही अल्टीमेट बनेगा। जब आप बता दोगे कि फिलोसफर किंग है अल्टीमेट, बाकी सब है से एवरेज है, विजडम रिजिड है, और साइलेंट है लॉ जो है। क्योंकि लॉ जो आप बना रहे हो 5-10 कॉमन लोग मिलके बना रहे हो, 20, 25, 30, 40 जितने भी हैं, आप जितने भी 1000 करोड़ लोग हो, वो तो एवरेज है। बट फिलोसफर किंग जो है वो अल्टीमेट नॉलेज का सोर्स है। तो अल्टीमेट नॉलेज के सोर्स से अगर कोई बात आएगी, आप उसको कैसे ठुकरा सकते हैं। दिस इज व्हाट इज आर्ग्यूमेंट इज। एंड इन्होंने ये लॉ की लिमिटेशंस ही हैज़ गिवन प्रॉपरली, क्योंकि लॉ इज एवरेज विजडम। जब आप सोसाइटी में भी देखते हैं, जो चीज़ आइडियल होनी चाहिए और वर्स्ट होनी चाहिए, उसके बीच में कहीं जाके लॉ होता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ विल बी दैट यू डू नॉट किल अ पर्सन, बट आइडियल तो ये होता है ना, यू ट्रीट एवरीबडी वेल। ऐसा तो कोई लॉ नहीं है कि आप सबको अच्छे से ट्रीट करो। अगर आप किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे आज जाके, तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मारने के लिए जेल होती है। तो ही इज सेइंग कि अगर फिलोसफर किंग होगा, ही विल स्प्रेड गुड एथिक्स टू द पीपल। प्रॉब्लम ही यही है, रूल ऑफ इग्नोरेंस विल बी ओवर, ठीक है। लॉ रिजिड है, वो हर किसी पर्सन पे सिमिलर अप्लाई होगा विदाउट कंसिडरिंग कि उसके सर्कमस्टांसिस क्या है। बट फिलोसफर किंग एग्जैक्ट सिचुएशन को ठीक से डायग्नोस करके फिर आपको इलाज बताएंगे। देन लॉ इज साइलेंट ऑन ओकेजन्स। ऐसा भी हो जाता है कि जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, पहले लॉ नहीं था, ठीक है, देयर वाज नो लॉ, एंड विशाखा गाइडलाइंस आई थी फिर सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट भी बेसिकली अल्टीमेट ही नॉलेज हो जाता है, वैसा ही ये एक सिंगल बॉडी में डाल रहे थे। तो ये चीज़ है आपका कि इन्होंने ये कहा। अब दिस आइडिया वॉज सिवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय प्लेटो। तो अब आप फ्लो ऑफ द आंसर चेक करेंगे, ठीक है। दिस आइडिया वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय एरिस्टोटल। इन्होंने उसको कैसे क्रिटिसाइज करा था? उन्होंने कहा था लॉ इज रीजन विदाउट पैशन। He showed that law and the knowledge is basically same. Purpose of law and philosopher king is both same. अगर आपको किसी चीज़ को useless दिखाना है, ठीक है, तो what will you say to the person that it is both same thing, ठीक है। For example, जैसे कोई बहुत महंगी घड़ी लेके आता है, if you look in the news, जैसे yesterday there was in the news the richest person of the country was wearing a 2.5 crore watch। तो हम लोग न्यूज़ देख के हंसते हैं कि दिखाना तो उसने टाइम ही है ना। तो similarly Aristotle is saying that purpose of law
and the philosopher king is same, it is guidance. एक तो दोनों का काम सेम है, ठीक है, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, बोथ विल गाइड यू. लॉ इज आउटसाइड एंड नॉलेज इज विद इन. ठीक है, तो नॉलेज आपके अंदर होती है, लॉ आपके बाहर होता है, क्योंकि हर किसी के नॉलेज का लेवल सेम नहीं है. सो वी शुड नॉट हैव द फिलोसोफर किंग. ये फर्स्ट चीज इन्होंने बोली है. ठीक है, दूसरा मतलब दिस इज द फर्स्ट रीजन कि दोनों का पर्पस सेम है, तो कोई पॉइंट नहीं है. दूसरा, लॉ इज कलेक्टिव विजडम. ठीक है, ये कलेक्टिव विजडम है, सब लोगों ने मिलकर लॉ बनाया है, वेयरएज फिलोसोफर किंग इज एक्टिंग इंडिविजुअली. तीसरा, पैशन का पॉसिबिलिटी रहेगा. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी पैशन इन द फिलोसोफर किंग. इट इज लाइक अ स्लीपिंग बीस्ट. देन इट इज अ विजडम ऑफ एजेस. टाइम टेस्टेड है लॉ, क्योंकि फिलोसोफर किंग इज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया. ये पहले कहीं पे आजमाया नहीं गया है, बट लॉज जो है ये टाइम टेस्टेड है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज बेटर. लास्ट थिंग व्हाट ही सेज इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द फिलोसोफर किंग. कहाँ मिलेगा आपको ऐसा बंदा जिसके पास एब्सोल्यूट नॉलेज एक्चुअली हो. अल्टीमेटली जो ज़्यादातर लोग हैं वो पैशन से गाइडेड है. यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड सच अ फिलोसोफर किंग, एंड उस केस में हम पूरी जो कंट्री है उसको चांस पे छोड़ देंगे, वेदर द पर्सन विल नेवर डेवलप पैशंस और समथिंग. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड. एंड इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, डोंट सैक्रिफाइस गुड फॉर द बेस्ट. एज द बेस्ट इज नॉट अचीवेबल. तो अगर आप हर बेस्ट चीज़ के लिए मीडियम चीज़ या गुड चीज़ भी छोड़ते जा रहे हैं, यू विल एंड अप विद नथिंग. सो दिस इज व्हाट द आइडिया एरिस्टोटल गेव. सो इन द एंड यू विल कंक्लूड इट एज later on Plato also recognized the limitations of the philosopher king and accepted the rule of law in his work the laws. अब एक चीज़ आप देखेंगे, जो एनालिसिस था रूल ऑफ फिलोसोफर किंग वाला एंड रूल ऑफ लॉ का, दिस कैन कम इनटू यू एज अ क्वेश्चन ऑफ एथिक्स ऑल्सो. एथिक्स के पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है व्हाट डू यू थिंक कि एथिक्स प्ले अ मेजर रोल इन द सोसाइटी और लॉज प्ले अ मेजर रोल, या दोनों का कंपैरिजन. तो जो फिलोसोफर किंग के लिए प्लेटो पॉजिटिव कह रहा है वो आपका नॉलेज के लिए पॉजिटिव बन जाएगा, एथिक्स के लिए पॉजिटिव बन जाएगा, और जो ये नेगेटिव कह रहा है फिलोसोफर किंग के बारे में वो नेगेटिव बन जाएगा. लॉज का जो पॉजिटिव है एरिस्टोटल ने जो कहा है वो लॉ के लिए आएगा, और फिलोसोफर किंग जो कह रहा है कि लॉ इज़ एवरेज विजडम, इट इज़ साइलेंट, इट इज़ रिजिड, वो सब चीज़ें आपकी लॉ की लिमिटेशंस आ जाएंगी. ओवरऑल यू कैन यूज़ दिस इन द जीएस पेपर 4. ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, और गवर्नेंस में भी आएगा. जैसे कभी कभी ये पूछ लेते हैं एग्जामिन द कोई भी एक्ट, मान लीजिए जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट SC/ST एक्ट या पॉश एक्ट, जैसे चिल्ड्रन का भी सेक्सुअल हरासमेंट के एक्ट्स हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, दे विल से एग्जामिन द वर्केबिलिटी. तो आप उसमें ये बोलेंगे कि देयर आर सम लिमिटेशंस इन द लॉ, मिसयूज भी होता है. इन द एंड वी रिक्वायर मोर एथिक्स इन द पीपल दैट दे आर प्रॉपर जज. तो कंटेंट, सिमिलर कंटेंट को ही आप जितना बेटर मोल्ड कर पाएंगे थ्रू आउट योर पेपर, द बेटर योर आंसर्स विल बी. So with this we conclude today's class, and thank you so much.